नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सरल इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भारत की आज़ादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण कहानी, भारत के संविधान निर्माण की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कागजों पर लिखे शब्दों की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जिन्हें करोड़ों भारतीयों ने दास्ता की सदियों में संजोया था। 1947 आज़ादी मिली, लेकिन देश बिखरा हुआ था। एक ओर विभाजन का दर्द, दूसरी ओर नए भारत को खड़ा करने की चुनौती। और इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी अभियान, संविधान सभा का गठन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व और 3 साल से ज्यादा चली लगातार मेहनत, बहस और संघर्ष। अब आप सुनेंगे कैसे संविधान सभा बनी, कैसे अंबेडकर ने अधिकारों और न्याय की नींव रखी और कैसे 26 जनवरी 1950 को भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। ये सिर्फ एक दस्तावेज की कहानी नहीं, ये है एक राष्ट्र के पुनर्जन्म की कहानी, एक ऐसा संविधान जहां हर नागरिक सर्वोच्च है। चलिए शुरू करते हैं। रात का गहरा सन्नाटा, दिल्ली की पुरानी गलियों में सर्द हवा फुसफुसाती हुई बह रही थी। लेकिन काउंसिल हॉल, जहां कभी ब्रिटिश सत्ता के कठोर फैसले सुनाए जाते थे, अब एक बिल्कुल नए दौर के कदमों की आहट से गूंज रहा था। वहां रोशनी देर तक जलती थी, टाइपराइटरों की टिक टिक, कागजों की सरसराहट और उन चेहरों की थकान जिन्हें पता था कि वे सिर्फ एक किताब नहीं लिख रहे, वे एक नए देश की आत्मा गर रहे हैं। ये था 1946 का भारत, जो 200 साल की गुलामी से निकलने ही वाला था। लेकिन आज़ादी की दहलीज पर खड़ा ये देश विभाजन के दर्द, हिंसा और अराजकता से छलनी था। इसी उथल-पुथल के बीच भारत ने एक विशाल, अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया, अपना संविधान बनाना। 9 दिसंबर 1946 ठीक सुबह 11 बजे दिल्ली के काउंसिल हॉल के गेट खुले और धीरे धीरे भारत का इतिहास उस हॉल में प्रवेश करने लगा। ये थी संविधान सभा की पहली बैठक। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही एक मिश्रित दृश्य दिखता था। कहीं सफेद कुर्ते पायजामे में नेता, कहीं काली कोट में वकील, कहीं गांधी टोपियां, कहीं पगड़ियां, कहीं दक्षिण भारत की पारंपरिक वेशभूषा। और ये विविधता ही भारत बनने वाला था। सभा में कुल सदस्य 389 में से 299। ये लोग सिर्फ नेता नहीं थे, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी, वकील, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक सुधारक भी थे। इनमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरल, विनम्र लेकिन अत्यंत बुद्धिमान मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा और संस्कृति की आवाज कन्हैयालाल मुंशी, एच.एन. कुंवर, के.टी. शाह और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये सभा ब्रिटिश मॉडल पर नहीं, भारतीय आत्मा पर चलने वाली थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। देश अभी भी विभाजन की आग में जल रहा था। लाखों लोग शरणार्थी बन चुके थे। रियासतें अभी तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। अर्थव्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। हर तरफ अस्थिरता और भय का माहौल था। फिर भी ये सभा बैठी और लगातार बैठती रही। 165 दिन, 2 साल, 11 महीने, 17 दिन और 11,465 बार से अधिक चर्चाएं। इतिहास में ये सबसे बड़े बौद्धिक सम्मेलनों में से एक माना जाता है। पहली औपचारिक बैठक में संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। उनकी मुस्कान में सादगी थी, पर उनके निर्णय गहराई से भरे थे। उन्होंने सभा से कहा, हम एक ऐसे देश का निर्माण करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों की सभ्यता का उत्तराधिकारी है। उनके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन कार्य अत्यंत विशाल। नेहरू का ऐतिहासिक भाषण, 13 दिसंबर 1946। ये वो दिन था जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का प्राथमिक दर्शन पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उनकी आवाज गहरी, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी। उन्होंने कहा, भारत में सत्ता जनता की होगी। ये राष्ट्र धर्म, जाति और क्षेत्र भेद से ऊपर उठेगा। हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार होगा। ये प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रियम्बल, उद्देशिका बना। ये वही प्रस्ताव था जिसने भारत के भविष्य का सपना पूरा ढांचा देकर रख दिया।
जैसे जैसे 1947 की गर्मियां आईं, भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। कई सदस्य पाकिस्तान चले गए। सभा का आकार 389 से घटकर 299 रह गया। दिल्ली की सड़कों पर दंगे, आग, चीखें और हजारों शरणार्थियों की कतारें थीं। इस अराजक माहौल में संविधान सभा रोज बैठती थी। सोचिए, एक तरफ नागरिक मर रहे थे, दूसरी तरफ सभा के भीतर दुनिया के सबसे महान संविधान पर चर्चा हो रही थी। इसे ही कहते हैं दृढ़ संकल्प। अब संविधान लिखने की जिम्मेदारी किसे दी जाए? यही वो पल था जब संविधान सभा ने एक ऐसा नाम चुना जो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सबसे उपयुक्त था। 29 अगस्त 1947 एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अंबेडकर, वे शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, एक दृढ़ निश्चय कि वे ऐसा संविधान बनाएंगे जो भारत के सबसे कमजोर नागरिक को भी मजबूत बनाए। उनकी नियुक्ति सिर्फ एक पद नहीं थी, ये था भारत के प्रति उनका गहरा योगदान। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान का असली इंजन। डॉक्टर अंबेडकर के साथ 6 और सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामचारी, अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर, सईद मोहम्मद सईद, जॉन मैथाई। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब के साथ दिन रात काम करना शुरू किया। उनके टेबल पर किताबों की ढेर, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा और 50 से अधिक देशों के संविधान। लेकिन उन्होंने कहा, भारत का संविधान भारत की धरती से ही जन्म लेगा। उन्होंने दुनिया की अच्छी बातें ली, लेकिन उसका ढांचा बनाया भारत के सामाजिक यथार्थ के आधार पर। अब संविधान की आत्मा तय होती है। 1947 के अंत तक संविधान की बुनियाद स्पष्ट होने लगी। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जनता सर्वोच्च होगी, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, राज्य को नीति निदेशक सिद्धांत पालन करने होंगे, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, केंद्र और राज्य में शक्तियों का साफ विभाजन होगा, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से होंगे, भेदभाव का पूर्ण अंत होगा और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म और राज्य अलग रहेंगे। ये भारत का सांस्कृतिक दृष्टिकोण था। न कोई एक धर्म, न कोई एक पहचान। भारत विविधता था और संविधान भी वैसा ही होगा। जब भी अंबेडकर बोलते, सभा में गहरा मौन छा जाता। वे सिर्फ कानूनविद नहीं थे, वे समाज के सबसे बड़े घावों को जानते थे। उन्होंने बार बार कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र न आए। उनकी सोच थी, सिर्फ वोट देने से लोकतंत्र नहीं आता, समान अवसर, सम्मान, आजादी और सामाजिक सुरक्षा से आता है। इसीलिए उन्होंने संविधान में महिलाओं, मजदूरों, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा शामिल की। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, सत्ता जनता की होनी चाहिए और कानून जनता की ढाल। अब एक नए युग की शुरुआत हुआ। 1947 के अंत तक संविधान का निर्माण तेज हो चुका था। ड्राफ्टिंग कमेटी अपना प्रारंभिक मसौदा तैयार कर रही थी। दिल्ली की सर्दी और तनाव भरे माहौल के बीच हर रात टाइपराइटरों का संगीत सुनाई देता था। इस संगीत में दर्द भी था, उम्मीद भी थी और इतिहास की आहट भी। एक नया भारत जन्म ले रहा था, कागजों पर, बहसों में और सपनों में। दिल्ली की रातें अभी भी लंबी थीं। सड़कों पर शरणार्थियों की कतारें, टूटे परिवार, खोए हुए बच्चे और उन चेहरों पर भय और उम्मीद का मिश्रित भाव। लेकिन संसद भवन के अंदर एक अलग ही दुनिया बस रही थी। वो दुनिया जो इस दर्द से पैदा होकर आने वाले भारत को दिशा देने वाली थी। ये 1948 था। संविधान सभा अपने सबसे कठिन चरण में थी, ड्राफ्टिंग और बहसों का दौर। 21 फरवरी 1948 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का पहला पूरा मसौदा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सभा में प्रस्तुत किया। उस दिन उनके सामने 3,30,000 से अधिक शब्दों वाला मसौदा रखा था। इतिहास का सबसे बड़ा संविधान। सभा तालियों से गूंजी, लेकिन अंबेडकर मुस्कुराए नहीं। उन्हें पता था, अब असली परीक्षा शुरू हुई है, क्योंकि अब हर धारा, हर अनुच्छेद, हर शब्द विचारों, मतों और टकरावों से गुजरने वाला था। 1948 और 1949 के बीच 11,465 से अधिक तर्क वितर्क हुए। ये केवल कानून नहीं था, ये भारत की आत्मा का निर्माण था।
सभा में कई ऐसी बहसें थीं जो आज भी सुनने पर रोंगटे खड़े कर देती हैं। बहस नंबर 1, नागरिक किसके अधीन होंगे? कुछ नेता चाहते थे भारत को ब्रिटेन की तरह संसदीय देश बनना चाहिए। दूसरों का कहना था अमेरिका की तरह नागरिकों को अधिक शक्तियां मिले। लेकिन अंबेडकर की दृष्टि बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा संविधान जो भारत की विविधता और जटिलता को संभाल सके। उन्होंने कहा, भारत न तो पूरी तरह ब्रिटेन जैसा हो सकता है, न ही अमेरिका जैसा। हमें अपना मॉडल बनाना होगा। ये विचार ही भारत की स्वतंत्र पहचान बना। बहस नंबर 2, धर्म और राज्य का संबंध क्या होगा? भारत विभाजन से सांप्रदायिक घावों से भरा था। कई नेता चाहते थे भारत एक धार्मिक राष्ट्र बनना चाहिए। दूसरों का कहना था धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग होना चाहिए। अंबेडकर ने दृढ़ता से कहा, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, न किसी धर्म का विरोध करेगा। भारत सभी का है। उनके शब्द आत्मविश्वास और करुणा से भरे थे। बहस नंबर 3, नागरिकों के मूल अधिकार किस हद तक हों? मौलिक अधिकार संविधान का सबसे शक्तिशाली हथियार था। कुछ सदस्यों को डर था, इतने अधिकार देने से अराजकता बढ़ जाएगी। लेकिन अंबेडकर ने डट कर कहा, यदि नागरिक को अधिकार नहीं तो लोकतंत्र सिर्फ एक छलावा है। इन्हीं बहसों में भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप तय हुआ। जब मौलिक अधिकारों की सूची सामने आई, पूरी सभा खड़ी होकर सोचने लगी, क्या कोई ऐसा देश और है जो अपने नागरिकों को इतनी सुरक्षा देता हो? इन अधिकारों में शामिल थे समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, संवैधानिक उपचार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, जिसे अंबेडकर ने कहा, ये संविधान का हृदय और आत्मा है। इसका मतलब अगर कोई आपका अधिकार छीन ले तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कदम भारत को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बना रहा था। अधिकारों से आगे बढ़कर अब राज्य के कर्तव्य तय किए जा रहे थे। ये प्रिंसिपल्स कहते थे, राज्य गरीबी मिटाएगा, रोजगार देगा, समान अवसर सुनिश्चित करेगा, मजदूरों किसानों की सुरक्षा करेगा, शराबबंदी का प्रयास करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, समाज में न्याय और समानता लाएगा। अंबेडकर ने कहा, ये सिद्धांत भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, यानी सिर्फ कानून नहीं, देखभाल करने वाला देश। माइनॉरिटीज और सोशल जस्टिस पर कठिन बहसें भी हो रहे थे। 1948 में सभा के भीतर एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ, कमजोर वर्गों के अधिकार। कुछ नेताओं ने कहा, आरक्षण देना सही नहीं। दूसरे बोले, समाज में भेदभाव खत्म नहीं हुआ, आरक्षण जरूरी है। अंबेडकर शांत रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यदि अवसर समान नहीं तो बराबरी सिर्फ एक शब्द है। उनके तर्क इतने मजबूत थे कि पूरी सभा सहमत हो गई। इस बहस का परिणाम था अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अवसर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी। ये निर्णय ऐतिहासिक था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था, भारत फेडरल होगा या यूनिटरी? कुछ नेता चाहते थे प्रांतों को अधिक शक्ति मिले, जैसे अमेरिका में है। दूसरे बोलते केंद्र को मजबूत होना चाहिए, वरना देश टूट सकता है। अंबेडकर ने बिल्कुल संतुलित मॉडल बनाया। भारत संघ होगा, लेकिन उसका केंद्र मजबूत होगा। ये मॉडल भारत की स्थिरता का आधार बना। अंबेडकर जानते थे कि सरकार कभी कभी गलत हो सकती है, इसलिए उन्होंने न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र बनाया। जज सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। सरकार उनका वेतन नहीं घटा सकती, उन्हें मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक होगा। सरदार पटेल ने कहा, ये व्यवस्था भारत के नागरिकों को डर से मुक्त करेगी। डॉक्टर अंबेडकर की थकान, संघर्ष और अकेलापन। ड्राफ्टिंग कमेटी रोज 14 से 16 घंटे काम करती थी। कभी कभी अंबेडकर रात के 2 बजे तक जागते, फिर सुबह 5 बजे वापस टेबल पर आ जाते। लेकिन इन सबके बीच वे कई बार अकेले होते थे। बहसें तीखी होती थी। उनकी सोच से असहमत लोग भी थे, लेकिन अंबेडकर कभी विचलित नहीं हुए। वे कहते, मैं बहस का स्वागत करता हूं। हर एक आलोचना संविधान को मजबूत बनाती है। इस समर्पण से सभी सदस्य प्रभावित थे। 1949 के मध्य तक मसौदा लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन अब अंतिम दौर शुरू हुआ, संशोधनों का दौर। 2000 से अधिक संशोधन, कुछ हटाए गए, कुछ जोड़े गए।
हर शब्द पर इतनी गंभीरता से चर्चा हुई जैसे किसी राष्ट्र की नसों में रक्त प्रवाहित करने वाली धारा तय की जा रही हो। जैसे जैसे 1949 का अंत आता गया, सभा में एक बेचैनी भी थी और एक अजीब सी शांति भी। बेचैनी इस बात की कि क्या ये काम सफल होगा, क्या ये संविधान भारत को संभाल पाएगा, और शांति इस बात की कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। रात के सन्नाटे में अंबेडकर अक्सर टेबल पर झुककर लिखते ही रहते, मानो वे सिर्फ धारा नहीं लिख रहे थे, वे भारत का भविष्य लिख रहे थे। अब बस ड्राफ्ट लगभग तैयार था और अब आने वाला था भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, संविधान की स्वीकृति और गणराज्य का जन्म। रात गहरी थी, दिल्ली के ऊपर बादलों की हल्की परतें थीं और सर्द हवा राजधानी के गलियारों को छूती हुई संसद भवन के विशाल गुंबद से टकरा रही थी। लेकिन उस रात वो विशाल भवन जाग रहा था। अंदर पीली रोशनी के नीचे कागजों की परतें, फाइलें, संशोधन नोट और मोटी किताबें अब भी खुली थीं, क्योंकि एक ऐतिहासिक सुबह आने ही वाली थी। वो सुबह जो भारत को सदियों पुरानी दास्ता से पूरी तरह आजाद कर देगी, वो सुबह जो भारत को राज्य से गणराज्य बना देगी। 26 नवंबर 1949, वो ऐतिहासिक दिन जब संविधान स्वीकार हुआ। संसद का हॉल भरा हुआ था। हर चेहरा थका था, लेकिन हर आंख चमक रही थी। 3 साल, 11 महीने और 17 दिन, इतने लंबे संघर्ष के बाद आज वो पल आ चुका था जब भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाना था। हॉल में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीधे होकर बैठे थे। उनकी आवाज में गर्व भी था, भावनाएं भी। उन्होंने कहा, आज हम गर्व कर सकते हैं कि भारत ने स्वयं अपना संविधान बनाया है। ये दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन तालियों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी सीट पर शांत बैठे थे। उनकी शांत आंखों में 3 बातों की चमक थी, संघर्ष, जिम्मेदारी और उम्मीदों का बोझ। उन्हें पता था, आज जो संविधान स्वीकार हो रहा है वो सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की घोषणा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में अंतिम भाषण दिया। ये भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक युग की सोच थी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की रक्षा संविधान नहीं करता, बल्कि उसे अपनाने वाले नागरिक करते हैं। ये चेतावनी थी कि लोकतंत्र सिर्फ एक किताब से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए जागरूक जनता जरूरी है। और आज भी उनके इन शब्दों की आवाज हमें याद दिलाती है कि भारत का लोकतंत्र हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है, कॉलीग्राफी में, देवनागरी और अंग्रेजी दोनों में, और हर अध्याय, हर पृष्ठ को अति सुंदर पेंटिंग से सजाया गया है। नंदलाल बोस, बेविन रॉय और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे जीवन दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक कला ग्रंथ है, एक कहानी है भारत के सभ्यतागत इतिहास की। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ, पर लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 वो दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। यानी भारत का असली सपना पहली बार इसी दिन बोला गया था। इसीलिए 26 जनवरी चुनी गई, ताकि वो ऐतिहासिक संकल्प पूरी तरह पूरा हो सके। जनवरी 1950 की सुबह बहुत ठंडी थीं, पर पूरे देश में एक अपार उत्साह था। लोग रेडियो पर कान लगाए हुए थे। अखबारों की सुर्खियां एक ही संदेश दे रही थीं, भारत बदलने वाला है। राजपथ को सजा दिया गया था, तिरंगे पहर रहे थे, फूलों की महक थी और उम्मीदों की गर्माहट हर दिशा में महसूस हो रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे इतिहास की सबसे बड़ी घड़ी बन गई। सुबह 10:18 और भारतीय संविधान लागू हो गया। भारत बन गया गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एक ऐसा देश जहां जनता सर्वोच्च है, जहां कोई राजा नहीं, कोई वायसराय नहीं, बल्कि जनता खुद अपने भविष्य की मालिक है। कुछ ही पलों में भारत साम्राज्य, उपनिवेश, अधीन राज्य से बदलकर बना लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां संविधान सर्वोच्च है। ये दुनिया के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण और सबसे विशाल शक्ति हस्तांतरण था, और ये संभव हुआ था 3 महान शक्तियों से: गांधी का नैतिक बल, नेहरू की आधुनिक सोच और अंबेडकर की विधिक दृष्टि।
दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी था। यही वो दिन था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वे राजपथ पर भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने पहुंचे। उनका काफिला नए भारत की पहचान बन चुका था, एक ऐसा देश जो अब स्वशासित है, अपनी दिशा स्वयं चुनता है। संविधान लागू होने के बाद बदल गया भारत का भविष्य। संविधान ने भारत को 3 शक्तियां दी। न्याय की प्रतीक, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। अब देश इन 3 स्तंभों पर खड़ा था, एक संतुलित, मजबूत और आधुनिक प्रणाली। सबसे महत्वपूर्ण था फंडामेंटल राइट्स, जो नागरिकों को सरकार से ऊपर खड़ा करते थे। अब भारत का हर नागरिक कह सकता था, मेरे अधिकार मेरे साथ हैं और कोई भी सत्ता उनके ऊपर नहीं। गांधी जी इस ऐतिहासिक क्षण को देख नहीं सके, लेकिन ये परिवर्तन उनके सपने की सबसे बड़ी पूर्ति थी। उनका अहिंसक संघर्ष, उनकी अनवरत तपस्या और उनका बलिदान हर शब्द, हर लाइन में महसूस होता है। अगर गांधी इस दिन होते तो शायद यही कहते, अब भारत वास्तव में स्वतंत्र हुआ है। 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये है भारत का पुनर्जन्म, आजादी का पूर्णत्व, लोकतंत्र का उत्सव और एक ऐसे सपने की शुरुआत जो आज भी जारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें एक दृष्टि दी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की। और यही संविधान आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है। और इस तरह 3 साल, 11 महीने और 17 दिनों की लगातार बहस, विचार विमर्श और संघर्ष के बाद भारत ने अपना संविधान पा लिया। 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत ने खुद को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। वो दिन जब जनता पहली बार देश की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सैकड़ों सदस्यों ने मिलकर भारत का वो स्वरूप गढ़ा जो आज भी हमें एकजुट रखता है। हमने सिर्फ एक किताब नहीं बनाई, हमने एक ऐसा मूल्य तंत्र बनाया जहां न्याय, स्वतंत्रता और समानता हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज जब हम इस महान दस्तावेज को देखते हैं तो समझ आता है, भारत की ताकत इसकी विविधता में नहीं, बल्कि उस नियम पुस्तक में है जो सबको बराबरी से देखती है। संविधान सिर्फ एक कानून नहीं, भारत का दिल है, भारत की आत्मा है, भारत का भविष्य है। इसी के साथ सरल इतिहास के इस अध्याय का अंत होता है। अगर आपको ये शोध आधारित कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले सुने ऐतिहासिक कहानियां पाएं, कम समय में ज्यादा ऐतिहासिक समझ मिलते हैं। अगले अध्याय में एक नई कहानी, एक नया सफर और इतिहास का एक और मोड़ लेकर। जय हिंद।